Hi friends, my name is Afsar Khan and you're watching my channel. I have qualified NET and I am a teacher of English literature. और ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स। ये वीडियो डिवाइड है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में राइटर की बायोग्राफी और उसके वर्क के बारे में कुछ फैक्ट्स होंगे और फिर राइटर ने क्या क्या वर्क लिखे उन सब की बात करेंगे। फिर लास्ट में राइटर के इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे, उसको समराइज या एनालाइज करेंगे। ये सारी जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने ली है जो आपको कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है चार्ल्स लेम और सबसे पहले इनके लाइफ एंड वर्क्स के कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। चार्ल्स लेम का जन्म 10 फरवरी 1775 को हुआ था। ये एक इंग्लिश एसेइस्ट और पोएट थे और ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। फैक्ट नंबर 2, चार्ल्स लेम को जाना जाता है उनके एक एसे कलेक्शन के लिए जिसका नाम है एसेज ऑफ इलिया। फैक्ट नंबर 3, चार्ल्स लेम का दूसरा इम्पोर्टेंट वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो उन्होंने अपनी सिस्टर मैरी लेम के साथ में मिलकर लिखा था। फैक्ट नंबर 4, चार्ल्स लेम रोमांटिक एज के दूसरे राइटर्स जैसे सैमुअल टेलर कोलरिज, रॉबर्ट साउथी, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम हैज़लिट के अच्छे दोस्त थे। फैक्ट नंबर 5, ईवी लूकस एक दूसरे राइटर हैं। उन्होंने चार्ल्स लेम के बारे में कहा है कि ही इज़ द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। फैक्ट नंबर 6, चार्ल्स लेम जब 7 ईयर ओल्ड थे तब उन्होंने एक स्कूल को ज्वाइन किया था जिसका नाम था क्राइस्ट हॉस्पिटल और ये एक बोर्डिंग स्कूल था। फैक्ट नंबर 7, इन 1792 में चार्ल्स लेम ने एक कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया हाउस जो फेमस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पार्ट था। आई होप आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते होंगे। फैक्ट नंबर 8, इन 1820 से चार्ल्स लेम ने चिल्ड्रंस टेल्स पर कम और अपने एसोस पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। फैक्ट नंबर 9, चार्ल्स लेम की अपनी ज़िंदगी में कई लव रिलेशनशिप रही लेकिन उनकी कभी शादी नहीं हुई क्योंकि उनकी एक बड़ी सिस्टर थी मैरी नाम की जो मेंटली सिक थी। उसका ख्याल चार्ल्स लेम को रखना पड़ता था और एक बार 1820 में इन्होंने दोनों ने मिलकर एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था एमा इसोला। फैक्ट नंबर 10, ये कहा जाता है कि चार्ल्स लेम अपनी ज़िंदगी में अच्छे अल्कोहलिक थे, मींस वो शराब बहुत पिया करते थे या उन्हें शराब पीने की लत थी। फैक्ट नंबर 11, चार्ल्स लेम की डेथ 27 दिसंबर 1834 को लंदन इंग्लैंड में हुई थी। फैक्ट नंबर 12, इन 1820 में चार्ल्स लेम के जो एसेज थे वो लंदन मैगज़ीन में अपीयर होना स्टार्ट हुए थे। ये थे चार्ल्स लेम के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उनके वर्क्स और उनके लाइफ के बारे में। अब बात करते हैं चार्ल्स लेम ने कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं। हमने यहाँ पर उन्हीं वर्क्स को पिक किया है जो इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको चार्ल्स लेम के एसो और पोएम्स को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इनके जो टाइटल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। इनके वर्क्स इस तरह से हैं, ए टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे एंड ओल्ड ब्लाइंड मार्गरेट जो पब्लिश हुआ था 1798 में। इसके बाद में जॉन वुडविल वर्स ड्रामा है ये 1802 में। इसके बाद में उनका इम्पोर्टेंट वर्क्स है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में ये पब्लिश हुआ था। इसके बाद में द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस 1808 में ये पब्लिश हुआ था। ऑन द ट्रेजेडीज़ ऑफ शेक्सपियर 1811 में। विचेस एंड अदर नाइट फियर्स 1821 में ये पब्लिश हुआ था। द पाउंड ब्रोकर्स डॉटर 1825 में ये पब्लिश हुआ था। एलियाना 1867 में यह पब्लिश हुआ था। एसे ऑफ इलिया ये एसेस का कलेक्शन है जो 1823 में पब्लिश हुआ था। इसकी पब्लिकेशन डेट आपको ज़रूर याद होनी चाहिए क्योंकि ये कई बार पूछ लिया गया है एग्ज़ाम में। इसके बाद में आता है दूसरा एसे कलेक्शन जिसका नाम है द लास्ट एसे ऑफ इलिया जो पब्लिश हुआ था 1833 में। इन दोनों एसेस कलेक्शन की पब्लिकेशन डेट आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं इनके एसे ऑफ इलिया के कलेक्शन में कौन कौन से एसेज आते हैं। तो ये एसे इस तरह से हैं, द साउथ सी हाउस, ऑक्सफोर्ड इन द वेकेशन, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago, द टू रेसेस ऑफ मैन, न्यू ईयर्स ईव, मिसिस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट, ए चैप्टर ऑन ईयर्स, ऑल फूल्स डे, ए क्विकर्स मीटिंग, द ओल्ड एंड द न्यू स्कूल मास्टर, वैलेंटाइंस डे,
imperfect sympathies, witches and other night fears, my relations, Makery and in Hertfordshire, modern gallantry, the old bachelor of Inner Temple, grace before meat, the praise of chimney sweeper, a complaint of decay of beggars in the metropolis, a dissertation upon roast pig, a bachelor's complaint on the behavior of married people। ये एसेज उनके पहले एसे कलेक्शन से थे जिसका नाम था एसे ऑफ इलिया। अब उनका दूसरा एसेज कलेक्शन आता है जिसका नाम है द लास्ट एसे ऑफ इलिया। इस कलेक्शन में उनके मेजर एसे इस तरह से हैं: ब्लैक्समूर इन एच शायर, पुअर रिलेशंस, स्टेज इल्यूजन, द ओल्ड मार्गरेट हॉय, द कॉन्वलेसेंट, सैनिटी ऑफ ट्रू जीनियस, कैप्टन जैक्सन, सम सोनेट्स ऑफ सर फिलिप सिडनी, द वेडिंग, ओल्ड चाइना, पॉपुलर फैलेसीज। इसके बाद में इन्होंने कुछ पोएम्स भी लिखी हैं। उनके कुछ टाइटल्स देख लेते हैं यहाँ पर: ए फेयरवेल टू टैबैको, ब्यूटी एंड द बीस्ट, ब्लाइंडनेस, ब्रेकफास्ट, चैरिटी, होम डिलाइट्स, प्रोलॉग टू फॉकनर। ये थे उनके कुछ मेजर एसेज, पोएम्स एंड प्लेस जिनकी हमने बात की। अब बात करते हैं ब्रीफ में इनके कुछ एसोस के बारे में। ये तो हम जानते ही हैं कि चार्ल्स लैम को उनके एसोस की वजह से जाना जाता है। लैम ने अपने ऐसे माइकल डी मोंटेगन के एसो से 200 ईयर्स बाद लिखे। अगर आपको मोंटेगन के बारे में नहीं पता तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मोंटेगन इंग्लिश एसे के फादर माने जाते हैं और जो कि फ्रेंच राइटर थे। वापस लैम पर आते हैं तो लैम ने अपने एसो में न्यू टेक्निक का यूज़ किया। उन्होंने एसओ को फिक्शनलाइज किया और उनमें कन्वर्सेशनल टोन को यूज़ किया। लैम ने अपने एसोज़ में अपनी पर्सनल पैशंस और एंजाइटीज़ को प्रेजेंट किया है और इसके साथ साथ में चार्ल्स लैम के एसोज़ में ह्यूमर एंड पैथोस का अच्छा मिक्सर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि चार्ल्स लैम ने 2 कलेक्शन लिखे हैं, पहला इलिया और दूसरा द लास्ट एसे ऑफ इलिया। इन दोनों में उसने एक स्पीकर का यूज़ किया है जिसका नाम है इलिया। ये नाम उसने अपने फ्रेंड के नाम पर लिया है जो उसके साथ में काम करता था साउथ सी हाउस में। उसने इसको अपना सूडोनेम बनाया। चार्ल्स लैम ने अपनी राइटिंग में ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक को एक्सप्लोर किया। उसने इनमें फ़िक्शन और नॉन फिक्शन दोनों का यूज़ किया है। फाइनली हम कह सकते हैं कि चार्ल्स लैम के जो हिस्से थे उसके पर्सनल लाइफ पर बेस्ड थे। इन्होंने अपने एसओ में कुछ करैक्टर्स को यूज़ किया है और इन करैक्टर्स को काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले हम इन करैक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है इलिया। ये चार्ल्स लैम का उसके एसओ में एक फिक्शनल करैक्टर है और इसने उसके एसओ को नरेट किया है और रियल लाइफ में ये उसके साथ में साउथ सी हाउस में काम करता था, उसका फ्रेंड था। इसके बाद में जिस दूसरे करैक्टर को उसने यूज़ किया है उसका नाम है कज़न ब्रिजिट। इस करैक्टर को उसने अपनी सिस्टर मैरी के लिए यूज़ किया है जो मैरी को रिप्रेजेंट करता है। रियल लाइफ में मैरी उसके लाइफ की सबसे क्लोज पर्सन थी और लैम ने अपनी सिस्टर को अपनी राइटिंग में कई जगह मेंशन किया है। इसके बाद में दूसरा करैक्टर आता है जॉन एल का। जॉन एल लैम के फिक्शनल प्रोटोगोनिस्ट इलिया का बड़ा भाई है जो ड्रीम चिल्ड्रन में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो हेरोइक है और इलिया को सपोर्ट करता है। जब वो मर जाता है तो इलिया उसकी डेथ पर दुखी होता है। रियल लाइफ में लैम के भाई जॉन से लैम की नहीं बनती थी और जब ये ऐसे उसने लिखा था तो जॉन जिंदा था, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट की वजह से दोनों आपस में बात नहीं करते थे और अलग अलग रहते थे। इसके बाद में नेक्स्ट करैक्टर आता है एलिस का। एलिस इलिया की लव इंटरेस्ट है और ये मदर है इलिया की इमेजिनरी चाइल्ड की, उसके एक ड्रीम चिल्ड्रन नाम के हिस्से में। आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एलिस एक इमेजिनरी करेक्टर है जो कि इमेजिनरी करेक्टर इलिया की लव इंटरेस्ट है और ये इलिया के काल्पनिक बच्चों की माँ है। इसके बाद में नेक्स्ट करेक्टर आता है बूबू का। बूबू एक फिक्शनल करेक्टर है। ये एक लड़का है, उसके एक ऐसे जिसका नाम है डेजर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग। इसके साथ में क्या होता है, इसके घर में एक कॉटेज होता है, उसमें आग लग जाती है और उसमें जो पिग होते हैं उसमें वो जल जाते हैं, दूसरी चीज़ें भी जल जाती हैं खाने की। जब ये लड़का उन रोस्टेड पिग को टेस्ट करता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है और ये दूसरों को बताता है, दूसरे भी इस चीज़ को टेस्ट करते हैं और इसी तरह जो है लोग जो हैं
पिग को रोस्ट करना सीख गए और खाना सीख गए। नेक्स्ट करेक्टर आता है एलिस्टन का। ये एक स्टेज एक्टर था जो लैम का फ्रेंड था, जो हमेशा लोगों को एंटरटेन किया करता था, चाहे वो स्टेज पर हो या ऑफ स्टेज हो। ये एक अच्छा करेक्टर था। इसके बाद में नेक्स्ट करेक्टर आता है अप्रैल फूल डे। ये एक फंटेस्टिकल एंड डिलाइटफुल प्रोटोगोनिस्ट है उसके रिजॉइसिंग अपॉन ए न्यू ईयर्स कमिंग ऑफ एज नाम के एस्से में। इस एस्से में एक सेरेमनीज होती है न्यू ईयर की, जिसमें साल के सभी दिन आते हैं और अप्रैल फूल्स डे भी आता है। ये उन सब का लीडर होता है। नेक्स्ट करेक्टर आता है फील्ड का। फील्ड एलिया की ग्रैंड मदर है उसके ड्रीम चिल्ड्रन नाम के एस्से में। फील्ड एक अच्छी औरत है, उसको ईश्वर पर विश्वास है और ये फियरलेस है। नेक्स्ट करेक्टर आता है जेम्स वाइट का। ये एलिया का फ्रेंड है उसके एक एस्से जिसका नाम है द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। ये एक काइंड हार्टेड पर्सन है जिसकी एलिया तारीफ करता है। ये वो करेक्टर्स थे जिनको चार्ल्स लैम ने अपने एस्सोज में यूज़ किया था। अब बात करते हैं उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्सोज के बारे में। इन्हें ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चार्ल्स लैम का एस्से आता है ड्रीम चिल्ड्रन। इस एस्से को लैम के फिक्शनल करेक्टर एलिया की ग्रैंड मदर की एलिजी भी कहा जा सकता है, जिसका नाम होता है फील्ड। ये वुमेन एक फियरलेस वुमेन है जो उस घर की देखभाल करती है जहाँ पे एलिया ने अपना बचपन स्पेंड किया था। एलिया इस हिस्से में अपने बच्चों को उनकी मदर के बारे में बताता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगते हैं और एलिया की आंखें खुल जाती हैं। अब रीडर्स को पता चलता है कि एलिस और बच्चे दोनों इमेजिनरी हैं, रियल नहीं है। मीन्स इस हिस्से में एलिया जो करेक्टर है उसका नरेटर है वो एक ड्रीम देखता है और ड्रीम में वो एलिस को देखता है और उसके 2 बच्चों को देखता है। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाता है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है ना तो एलिस वहाँ होती है और ना ही उसके बच्चे। यही इस एस्से का सेंट्रल आइडिया है। अब बात करते हैं उसके दूसरे एस्से की जिसका नाम है ए डेजर्टेशन अपॉन ए रोस्ट पिग। इस एस्से में बोबो नाम का एक लड़का होता है जिसके कॉटेज में आग लग जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं रहता, सब कुछ जल जाता है। साथ में जो पिग होते हैं वहाँ पर पले हुए वो भी जल जाते हैं। तो वो लड़का उन पिग्स के मांस को खाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पर दूसरी चीज़ नहीं होती खाने के लिए, और ये चीज़ उसको काफ़ी टेस्टी लगती है। और जब ये बात वो दूसरे लोगों को बताता है तो वो भी टेस्ट करते हैं, उन्हें भी ये अच्छा लगता है। तो इसके बाद से पिगों को रोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। इस हिस्से में एक मोरल मैसेज भी दिया है लैम ने कि जो एनिमल को रोस्ट करें तो उन्हें पहले स्लॉटर कर लें। इसके बाद में उनका नेक्स्ट एस्से आता है द साउथ सी हाउस। इस एस्से में राइटर नरेट करता है एक ऐसे प्लेस को जहाँ पे काम किया करता था वो। वहाँ पे उसे कई और लोगों से मिलने का सम्मान मिला। अब वो उसकी लाइफ में नहीं रहे, लेकिन उनकी मेमोरीज़ अभी भी उसके माइंड में है और राइटर उन्हें याद करता है। ये एक नॉस्टैल्जिक एस्से है जिसमें वो एक स्प्लेंडिड इंग्लैंड की बिल्डिंग को याद करता है जो एक बैंक हुआ करता था। यहाँ पे लोग काम किया करते थे और बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाते थे। कुछ लोग यहाँ से उम्मीद लेके जाते थे, किसी के सपनों को ये बैंक पूरा किया करता था। यहाँ पूरे दिन शोर मचता रहता था। इसमें जो लोग काम करते थे वो आपस में फ्रेंडली थे और ईमानदारी से काम किया करते थे, लेकिन ये पास की बात थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है और जो ख़त्म नहीं हुआ है वो चेंज हो गया है, और यही इस हिस्से का मेन आइडिया है। इसके बाद में लैम का नेक्स्ट वर्क आता है, नेक्स्ट एस्से आता है रिजॉइसिंग अपॉन ए न्यू ईयर्स कमिंग ऑफ एज। ये चार्ल्स लैम का एक फिक्शनल वर्क है जो न्यू ईयर के टॉपिक को डील करता है। इसमें सभी ईयर के दिनों को पर्सोनिफाई किया गया है जो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जिनका लीडर अप्रैल फूल होता है। इस पार्टी में काफ़ी डिलाइटफुल कैओस को लैम ने दिखाया है। इसके बाद में लैम का नेक्स्ट एस्से आता है द ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर। इस एस्से में एलिया ओल्ड स्टाइल एजुकेशन की लिमिट्स के बारे में बात करता है और न्यू एजुकेशन सिस्टम की कंपैरिजन इसके साथ करता है। और इसमें एक स्कूल टीचर के एक लेटर की बात होती है जिसमें वो स्कूल टीचर लिखता है कि वो कितना अकेला महसूस करता है क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। इसी आइडिया को चार्ल्स लैम ने अपने इस एस्से में यूज़ किया है। नेक्स्ट एस्से आता है चार्ल्स लैम का द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। इस एस्से में राइटर एक इमोशनल अकाउंट प्रोवाइड करता है उन बच्चों का जो इंग्लैंड में उस टाइम पे चिमनी क्लीन करने का काम किया करते थे।
ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन ये बच्चे उस काम को करने के बाद भी हंसते थे। वो साथ में मिलकर बात करते थे और अपनी लाइफ को नॉर्मली जीते थे। ये एक ऑनेस्ट लाइफ को स्पेंड करते थे। चिमनी क्लीन करने का काम जनरली छोटे बच्चे किया करते थे, क्योंकि ये छोटे होते थे और चिमनी में ईजिली फिट हो जाया करते थे और अंदर तक चिमनी को साफ करते थे। वो बच्चे इस काम के खतरों को इग्नोर करके अपना काम परफेक्शन के साथ करते थे। यहाँ पर राइटर का एक फ्रेंड था जिसका नाम जेम्स था। वो इन बच्चों के साथ में सिंपैथी रखता था और कभी कभी उनके साथ में अपना डिनर शेयर करता था, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है। इस एस्से में चार्ल्स लैम ने इंडस्ट्रियल इंग्लैंड को दिखाया है कि किस तरह बच्चों से काम लिया जाता था। उस टाइम पे सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड थी। पहले जो रिच थे वो हद से ज़्यादा रिच थे और जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, और इन गरीबों के बच्चे यही काम करते थे और अपना पेट पालते थे। इसके बाद में चार्ल्स लैम का नेक्स्ट एस्से आता है पुअर रिलेशंस। इस एस्से में चार्ल्स लैम पुअर फैमिली मेम्बर को डिपिक्ट करता है, उसके वेव्स ऑफ लिविंग को डिस्क्राइब करता है। उस टाइम इंग्लैंड में ये रूल था कि जो कुछ प्रॉपर्टी होती थी माँ बाप की, वो सबसे बड़े बेटे को मिलती थी और बाकी बच्चों को उनका हिस्सा प्रॉपर या सही तरीके से नहीं मिलता था। इस तरह एल्डर्स के पास में सब कुछ होता था और बाकी के पास में कुछ नहीं होता था। एलिया की वॉइस के थ्रू इस एस्से को नरेट किया गया है। इस एस्से का प्रोटोगोनिस्ट एक रिच मैन है जो पुअर रिलेटिव्स का मजाक उड़ाता है। उस प्रोटोगोनिस्ट के जो फैमिली मेम्बर्स थे वो पुअर थे और जो कभी कभी डिनर के लिए आया करते थे, और ऐसा लगता था कि जैसे वो अपना सर शर्म की वजह से झुका कर आ रहे हों, अपनी पोवर्टी की वजह से, और उन्हें पता होता था कि वो गरीब हैं, पुअर हैं, और इस वजह से वो काफ़ी नर्वस रहते थे अपने अपीयरेंस को लेके और अपने मैनर्स को लेके। ये लोग इनसिग्निफिकेंट होते थे, मीन्स इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, और खुद होस्ट नहीं चाहता था कि वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि वो पुअर रिलेटिव्स जो होते थे वो खुद श्योर नहीं होते थे कि क्या वो रियल में इस डिनर को डिज़र्व करते हैं या ऐसी हॉस्पिटैलिटी को डिज़र्व करते हैं जो हमें मिल रही है। इसके बाद में वो कहता है कि ये पुअर रिलेटिव्स जो होते थे वो कोय होने की कोशिश करते थे, मीन्स शर्माने की कोशिश करते थे, लेकिन जब खाना खाने का नंबर आता था तो ये रिलेटिव्स सबसे बड़ा पीस उठाते थे हर एक डिश का, और इस चीज़ में उन्हें शर्म नहीं आती थी। इसके बाद में एलिया बात करता है फीमेल पुअर रिलेटिव्स के बारे में, जो मेल रिलेटिव्स के मुकाबले ज़्यादा बदतर होती हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी पुअर्टी को हाइड करना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है मुकाबले मेल्स के। पुअर वुमेन ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी अपीयरेंस को लेके, अपने क्लोथ्स को लेके, जो क्लोथ्स या तो पहले से ही फटे होते थे या फिर फटना स्टार्ट होते थे। इसके बाद में इलिया अपने एक ऐसे रिलेटिव्स को याद करता है जिसके पास यूनिवर्सिटी की एजुकेशन थी और उसने अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया, लेकिन बिजनेस में नुकसान होने की वजह से वो पुअर हो गया, और इसी की वजह से उसकी रिच सिस्टर ने उसको अपने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया, सिर्फ उसकी पुअर्टी की वजह से। एंड में वो लिखता है कि वेल्थ ग्रेव में नहीं जाएगी और रिच जिनका मजाक उड़ाते हैं उन्हें भी उन पुअर्स के बराबर में दफना दिया जाएगा। इसके बाद में चार्ल्स लैम के नेक्स्ट एस्से के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है द कॉन्वलेसेंट। कॉन्वलेसेंट उस स्टेट को कहते हैं जब एक बीमार आदमी अपनी बीमारी से रिकवर होता है। इस हिस्से में चार्ल्स लैम अपनी खुद के थॉट्स को, अपने खुद के एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करता है एक सिक मैन के थ्रू। वो कहता है कि एक बीमार आदमी के सोचने का एरिया जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है और सेल्फिशनेस उसकी ओनली ड्यूटी हो जाती है। फिर मीन्स एक सिक आदमी सिर्फ अपने भले के ही बारे में सोचता है, दूसरे किसी के बारे में नहीं सोचता, और वो सिर्फ यही सोचता रहता है कि ठीक कैसे होना है। चार्ल्स लैम इस एस्से में अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करता है। वो कहता है एक बार उसके एक क्लोज़ फ्रेंड को काफ़ी नुकसान हो गया और जिसके बारे में चार्ल्स लैम बहुत जल्दी भूल गया, क्योंकि उसका सारा टाइम यही सोचने में जाता था कि वो ठीक कैसे हो। एक बीमार आदमी अपनी बीमारी का कवच पहनकर दूसरी सारी चीज़ें भूल जाता है और कोई उस पर इस चीज़ का दोष भी नहीं लगाता। चार्ल्स सिक मैन के बेड को एक किंग के थ्रोन की तरह प्रेजेंट करता है कि वो जो चाहे बेड पर कर सकता है। वो तकिए को उछाल सकता है या फिर उन्हें नीचे गिरा सकता है, उन्हें मोड़ कर बैठ सकता है उन पर,
कुछ भी कर सकता है और वो अपने बेड पर करवटें इस तरह बदलता है जैसे कि पॉलिटिशियंस पार्टी बदलते हैं। यही इस एस्से की मेन थीम है। अब बात करते हैं चार्ल्स लैम्ब के नेक्स्ट वर्क के बारे में, जो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये एक चिल्ड्रन बुक है जो मैरी लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब ने दोनों ने मिल कर के साथ में लिखी थी। मैरी लैम्ब चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर थी। मैरी लैम्ब ने कॉमेडीज़ लिखी हैं और चार्ल्स लैम्ब ने ट्रेजेडीज़ लिखी हैं। लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि शेक्सपियर की जो ओरिजिनल कॉमेडीज़ एंड ट्रेजेडीज़ थी उनको दोबारा से चार्ल्स लैम्ब ने लिखी हैं बच्चों के लिए। उनको इजी वे में लिखा है, इजी लैंग्वेज में लिखा है ताकि बच्चों के समझ आ जाए। जो कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल टेल्स थी उन्हें हटा दिया गया, जैसे कि रोमन प्लेस थे, या फिर उन्हें मॉडिफाई कर दिया गया है। जो सेंसिटिव कंटेंट था उन्हें हटा दिया गया है, जैसे कि कुछ सब प्लॉट्स हैं और सेक्सुअल रेफरेंसेस हैं वो बच्चों के हिसाब से हटा दिए गए हैं। और इस वर्क का जो प्रीफेस है उन्होंने दोनों ने साथ में मिलकर लिखा है। आई थिंक इस वर्क में बात करने के लिए सिर्फ इतना ही था। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बात की चार्ल्स लैम्ब ने क्या क्या लिखा, उनके कौन कौन से वर्क्स हैं, और चार्ल्स के जो मेजर एसेज हैं उनको हमने वेरी शॉर्ट में डिस्कस किया, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब के जो वर्क्स हैं उनके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि चार्ल्स लैम्ब ने क्या क्या लिखा है और क्या क्या टाइटल्स हैं, और वो टाइटल्स कब पब्लिश हुए हैं, कौन से ईयर्स में पब्लिश हुए हैं। एग्ज़ाम में चार्ल्स लैम्ब के एस्से ऑफ इलिया और द लास्ट एस्से ऑफ इलिया के पब्लिकेशन डेट को पूछा जाता है, इनके बारे में पूछा जाता है, या फिर कौन कौन से करैक्टर हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी वो करैक्टर्स पूछे जाते हैं, या फिर इनके एस्से का कोई भी टाइटल दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये टाइटल किस राइटर ने लिखा है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई सजेशंस हो इस वीडियो के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।